हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईसीएससी मेड इजी। आज के हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, चैप्टर 4, जो कि चैप्टर 1 है सेलिना के अकॉर्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल क्वेश्चंस को। हम किसी अगर टाइम अलाउ करें तो हम फिर कुछ नए टॉपिक्स को सीखने का कोशिश करेंगे, बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ओनली क्वेश्चंस। इसलिए इस सेशन का भी नाम है क्वेश्चन सेशन। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमने अभी तक दो चीज़ों को सीखा है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। पहली पहली चीज़ वो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये जो होता है, ये जो ऐसे जो मैं आधा टी बनाता हूँ हर बार, जिसे मैं टॉर्क कहता हूँ, इसे टाउ कहा जाता है। इसे टाउ कहा जाता है। मैंने सोचा ये बात भी शेयर कर ही दिया जाए। इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क या फिर क्लॉकवाइज टाउ। टाउ बेसिकली एक सिंबल है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा चीज़ जो हमें मदद करेगी वो ये होगी, नंबर 2, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये इसके ही अंडर आता है कि इक्विलिब्रियम में ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होते हैं। और एक चीज़ और हमें जो हेल्प करेगी वो होगी हमारी कपल की डेफिनेशन। कपल की डेफिनेशन। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैं आपको आज सोचना भी सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को जल्दी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इजी इजी होने वाला है। थोड़ा ट्रिकी होगा, बट इसका आंसर बहुत इजी होगा। और ये है पीवाईक्यू का सवाल। ये है 2025 के बोर्ड का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, व्हेन, ये क्वेश्चन इस वर्ड्स में नहीं फ्रेम था, फ्रेमिंग बिल्कुल इसी तरीके की थी। बस जो कीवर्ड है मैं वो लिख रहा हूँ, अभी मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस कीवर्ड लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट अपॉन a body, which are two forces act upon a body which are equal, opposite, and not in the same line of action of force, and not in the same line of action of force, which of the following will happen? Which of the following will happen? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी, और ओहो, वेट, body will remain stationary. Option number 2, only rotational motion. Option number 3, only rectilinear motion. या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ये चारों ऑप्शंस हैं और ये आपका क्वेश्चन है। When two forces act upon a body which are equal and opposite and not in the same line of action of force, which of the following is correct? The body will remain stationary, the body will show only rotational motion, the body will show only rectilinear motion, or both B and C. Let's solve this question. इस क्वेश्चन का हम एक डायग्राम अपने दिमाग में इमेज एक क्रिएट करते हैं। एक बॉक्स है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है ना, हमेशा बॉक्स के बारे में सोचिएगा। इट विल बिकम ईजियर टू थिंक। एक बॉक्स है जिस बॉक्स पर मैंने दो फोर्सेस एक्ट कराए। मैंने दो फोर्सेस एक्ट कराए। पहला यहां से और दूसरा यहां से। या वेट,
और आसान बना देता हूँ। पहला फोर्स मैंने एक्ट कराया इस पॉइंट पे, फोर्स ए, और फोर्स बी को मैंने एक्ट कराया इस पॉइंट पे, फोर्स बी। मुझे ये बताना है इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट बॉडी पे क्या होगा। लेट्स सी क्या होगा। अगर मैं एक कॉमन भाषा में भी सोचूं, हम अपने पेंसिल बॉक्स को भी अगर घुमा कर देखें तो क्या होगा। अगर मैं अपने एक उंगली का फोर्स यहां लगाऊं और दूसरे उंगली का फोर्स यहां लगाऊं, तो क्या बॉडी इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी? क्या बॉडी इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी? अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी हो सकता है, तो नहीं। क्यों नहीं होगा? हमने ये जाना था कि रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन को रोकने के लिए हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था, वो ये था कि द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड वो इस क्वेश्चन को वो इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है। द टू फोर्सेस एक्टिंग on the body are equal in magnitude. Therefore, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन तो हो ही नहीं सकती है, तो मोशन क्या होगा? केवल रोटेशनल। और यहां अगर स्टेटमेंट याद आता, एक्टिंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां अगर बॉडी एक्ट हो रहा होता, यहां अगर फोर्स भी एक्ट हो रहा होता, तो हमारा आंसर हो जाता द बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी, बिकॉज तब हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था वो भी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाता। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों अलग होंगे। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया? ओनली रोटेशनल मोशन। इसमें भी कई लोग फंसेंगे, बोथ बी एंड सी डाल देंगे, बट बोथ बी एंड सी का मतलब हो गया कि यार रेक्टिलिनियर मोशन भी शो होगा, बट ऐसा तो नहीं है, शो तो केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है। इसीलिए हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं एक ऐसा रैंडम सा एक क्वेश्चन देता हूं। एक see the arrangement and follow इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएगा। अच्छा, आपको एक बात इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर कभी किसी बॉडी का मास पूछे, मास इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन केजी और ग्राम, वेयरएज अगर किसी बॉडी का ये वेट पूछे तो दैट वेट इज रिप्रेजेंटेड इन किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम गलत कर देते हैं, जिनके चलते हमारा आंसर गलत हो जाता है। मैंने एक अरेंजमेंट ड्रॉ किया, लेट्स से अ मीटर रूलर। मीटर रूलर का मतलब होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर हो, जो कि 1 मीटर का हो और जिसमें 100 सेंटीमीटर हो। ये अरेंजमेंट है। मैंने बोला ये इसका 0 पार्ट है, ये .0 और ये .100 है। मैंने बोला मैंने एक फलक्रम या फिर एक पाइवट लगाया .40 पे, मैंने एक पाइवट लगाया .40 पे, और मैंने कहा मैंने 0 से एक फोर्स लगाया 20 ग्राम फोर्स का, ये 40 है, ये डिस्टेंस मेरा 40 सेंटीमीटर है। और मैंने बोला कि मैं इस पॉइंट पे यानी कि .100 पे नेक्स्ट एंड ऑफ द रूलर पे क्या वेट डालू, यानी W2 मेरा क्वेश्चन मार्क है। W2 क्या होगा? ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो यार W2 की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये पता करना है। अब सोचिए, मैंने 3 स्टेटमेंट आज के क्लास स्टार्ट होने से पहले बताई थी। वो ये थी कि हमें क्या चीज का जरूरत होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और कपल की डेफिनेशन की हमें जरूरत पड़ेगी कहाँ, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तक अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं क्वेश्चन अब ये है, व्हाट
weight of what weight should be applied should be applied on the end to keep the ruler keep the ruler in equilibrium in equilibrium। मैं अगर ये कहता हूं कि क्या वेट का जरूरत पड़ेगा अगर मुझे इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है, तो किस वेट की जरूरत पड़ेगी, कितना वेट का जरूरत पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, क्या ये वाला फोर्स जो 20 ग्राम फोर्स है, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस करेगा, और क्या ये जो W2 होगा वो क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, दैट मींस एट इक्विलिब्रियम। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए कीवर्ड है कि एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या फिर एंटी क्लॉकवाइज टाउ इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टाउ। अगर मैं ये बोल दूं तो क्या कोई गलत बात मैं बोलूंगा अभी तक? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। यहां से अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला मार्क आपको यहां मिल गया। पहला मार्क आपको यहां, बेसिकली पहला मार्क यहां भी नहीं, आपको पहला मार्क जो है क्वेश्चन वर्ड में रहेगा। ये जैसे ही आपने इस अरेंजमेंट को बनाया, इस अरेंजमेंट को पूरा बनाने के बाद आपको पहला मार्क मिल गया। दूसरा मार्क आपको मिला इस क्वेश्चन को ये दोनों स्टेटमेंट लिखने पे। अब हम और आगे की तरफ बढ़े। हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है ये 20 ग्राम फोर्स और ये 40 सेंटीमीटर का पाइवट के और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच के डिस्टेंस के वजह से। यानी हमारा स्टेटमेंट क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये ज़रूर लाइन लिखना चाहिए लोगों को, और ये कीवर्ड भी है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्योंकि हमने कैसे वेरीफाई किया था? हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के थ्रू वेरीफाई किया था कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होंगे इक्विलिब्रियम पे। हमने बोला W1 जो कि मेरा 20 ग्राम फोर्स है इनटू जो 40 सेंटीमीटर जो कि मेरा डिस्टेंस है, शुड बी इक्वल टू W2 इंटू 60 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात। यहां से अगर मैं W2 को यहीं रख दूं, W2 को मैं यहीं रख दूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 20 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 60 सेंटीमीटर। मैं आपको, बहुत लोग ये बोलते हैं कि यूनिट्स लिखकर कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं करनी चाहिए, बट एट द बिगिनिंग जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं अपनी प्रैक्टिस को, तो ज़रूर आप लिखा कीजिए। तो इससे होगा क्या, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का, अगर मुझे वेट निकालना है तो इसका जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी कैलकुलेशन के बाद, वो सही आ रही है या गलत, उसको आपको चेक करने में आसानी होगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 उड़ गया, ये 6 से ये गया 2 बार में, ये 3 बार में, हमारा आ गया 40/3 ग्राम फोर्स। 40/3 ग्राम फोर्स ये मिल गया मुझे, इस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन 3 ही मार्क्स का आएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है बोर्ड में। तो वो 2 मार्क्स वहाँ, और ये तीसरा मेरा फाइनल आंसर पे। आप अगर यहाँ भी गलती कर देते हैं तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा। तीसरा मार्क्स आपको जब फाइनल आंसर आप विद द करेक्ट यूनिट, फिजिक्स में यूनिट बहुत जरूरी है, अगर आप ग्राम फोर्स नहीं लिखते हैं या ग्राम डायरेक्ट लिख देते हैं तो भी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ से आ गया 40/3 ग्राम फोर्स। इसे आप और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो ये है 313 1/3 ग्राम फोर्स। मैथ्स में हमें सिखाया जाता है कि कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अपने आंसर्स को ना छोड़िए, तो इसलिए हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर हमने यहाँ भी एक आंसर को अपने मिक्स फ्रैक्शन में लाकर छोड़ दिया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, और जनरल क्वेश्चंस इसी बेसिस पे रहेंगे। अब हम थोड़े से अपने लेवल को बढ़ाते हैं। हमने 2 क्वेश्चन देखा आसान लेवल का, अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। मैंने बोला लेट्स से a half meter rule. A half meter rule मतलब ruler is kept at equilibrium
is kept at equilibrium with a pivot at 20 wait 30 centimeter, with a pivot at 30 centimeter from the 50 centimeter end. ठीक है. Number 1, find the wait 50 centimeter at the end. A force W1 which is equal to 50 gram force is applied at at इस चीज को wait at 50 gram force is applied at 5 centimeter from the zero end, and a weight W2 which is equal to question mark. ये क्वेश्चन बेसिकली ये मैंने अभी जस्ट अपने दिमाग में फ्रेम किया है. इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 50 एंड. 10 सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन को बिल्कुल पकड़ लेगी कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है. फ्रॉम 50 एंड, फाइंड वेट ऑफ W2. पार्ट नंबर 1 बेसिकली ये नहीं, ये मेरा पार्ट नंबर 2 होगा. वेट पार्ट नंबर 1 सिंपल रहेगा. पार्ट नंबर 1 मेरा रहेगा मेक एन अरेंजमेंट फॉर दिस सिस्टम. ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप अपने बुक्स को चेक कर सकते हैं. ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं. अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फाइंड weight W2. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी, या वेट अभी दो ही पार्ट रहने दीजिए, या रुकिए. थर्ड पार्ट विल बी स्टेट अजम्पशंस मेड. इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जड़ से चेक हो जाएगा. इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए. ये क्वेश्चन है, अ हाफ मीटर रूल is kept at equilibrium with a pivot at 30 centimeter. Is kept at equilibrium with a pivot नहीं is kept at equilibrium छोड़ देते हैं, is kept डायरेक्ट लिखते हैं. Is kept with a pivot at 30 centimeter from the 50 centimeter end. A force which is W1 which is equal to 50 gram force is applied at 5 centimeter from the zero end. And a weight W2 which is not given is kept at 10 centimeter from the 50 end. मुझे क्या करना है, मुझे खोजना क्या है, मुझे फाइंड, पहला मेक एन अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम को मैं इसका एक डायग्राम यानी अरेंजमेंट बनाऊंगा. दूसरा मुझे वेट W2 का फाइंड करना है जो कि गिवन नहीं था क्वेश्चन मार्क में, जो कि क्वेश्चन मार्क है. और तीसरा मैंने क्या अजम्पशन यूज किया ये बताना है. लेट्स सी. पहला पार्ट हमने एक रूलर बनाया. क्वेश्चन में गिवन है हाफ मीटर रूल, मतलब 0 to 50 सेंटीमीटर का रूल होगा. हाफ मतलब 0 to 50. इसको मैं 0 को ऊपर लिख लेता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में जगह मिल जाए. 0 and 50. देन पाइवट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड था. 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड मतलब कि एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड. इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो घबराना नहीं है. क्वेश्चन को डिकोड करिए. 20 सेंटीमीटर यहाँ से, चूंकि हमें काउंटिंग इधर से करनी है, इधर से नहीं. हमने बोला 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर यानी कि ये वाला पॉइंट पे मैंने W1 एक फोर्स लगाया जो कि किसके इक्वल था, जो कि 50 ग्राम फोर्स के इक्वल था. हमने 5 सेंटीमीटर पे ये एक 50 ग्राम फोर्स का ये लगाया. यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रहा हो ना, तो एक ऐसे डॉटेड खींच लिया कीजिए, तो एक आसान सा एक डायग्राम बन जाता है.
फिर मैंने बोला यहाँ से 10 सेंटीमीटर, मतलब कुछ यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया W2। ये तो अभी लाइन टेढ़ी हो गई, सीधी लाइन रहनी चाहिए। ये हो गया मेरा, ये मेरा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ये मेरा है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये कहाँ है मेरा, ये है मेरा 40 पे, और ये कहाँ है मेरा, ये है मेरा 5 पे। मुझसे पूछ रहा है, ये मैंने डायग्राम बना लिया, डायग्राम में एक मिसिंग है अभी भी। ये प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज। ये आपको शो करना ही है। ये आपको अगर किसी ने बोला है नहीं शो करने के लिए, लेकिन आपको करना ही है, क्योंकि बोर्ड्स में इसके इस लाइन के मार्क्स, अगर क्योंकि बोर्ड का पेपर आपको देखने में नहीं मिलता, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि कोई टीचर को हमारे मार्क्स काटने का कोई भी लाइक लॉजिक या कहीं से कोई उसको जगह मिल ही नहीं सके जहां से वो मेरा मार्क्स काट सके। ये हमने खोजा। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट यानी कि हमारा एक मार्क्स यहां मिल गया। पार्ट 2, फाइंड वेट W2, फाइंड वेट W2। हमने देखा यहां हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, चूंकि इक्विलिब्रियम पे अगर नहीं रहेगा तो फिर हम बता ही नहीं सकते हैं कि W2 क्या होगा। कई बार हो सकता है ये इस तरफ का, कई बार ये इस तरफ बेंड हो रहा हो, कई बार ये इस तरफ ऊपर की तरफ बेंड हो रहा हो, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें इक्विलिब्रियम पे होना जरूरी है, इसलिए हम अपने एक कन्वीनियंसी के लिए हम इक्विलिब्रियम लेकर चलते हैं। एट इक्विलिब्रियम 50 ग्राम फोर्स इनटू, वेट एट इक्विलिब्रियम according to principle of moments, moments प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स 50 ग्राम फोर्स इनटू, अब यहां कई बच्चे मिस्टेक करेंगे, ये टोटल 20 ले लेंगे, बट ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि 5 सेंटीमीटर पे मैंने फोर्स लगाया है। और डेफिनेशन क्या कहता था, और या कॉन्सेप्ट क्या कहता था, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवट, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ना कि ये पूरा डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अगेन ये यहां से 10 सेंटीमीटर पे है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 20 सेंटीमीटर। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, जो कि मेरा 40 और 20 के बीच का डिस्टेंस 20 ही सेंटीमीटर होगा। कभी आप पूरा नहीं कंसिडर करेंगे, पूरा कभी भी आप नहीं कंसिडर करेंगे, यानी कि 20 सेंटीमीटर, और W2 हमें तो खोजना ही है, यानी कि यहां से आ गया W2 इंटू 20 सेंटीमीटर। W2 को अगेन हमने इसी साइड रहने दिया, 50 ग्राम फोर्स इंटू 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। जीरो से जीरो उड़ गया, 15 फाइव जा 75 बाई 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, ग्राम फोर्स इज इक्वल टू W2। यानी W2 की वैल्यू क्या आई हमारी, W2 की वैल्यू आ गई 30। जब जब हम इसको, एक मिनट ऐसे नहीं, वेट, इसको 75/2, यानी जब हम इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 37.5 ग्राम फोर्स। यानी वैल्यू क्या आ गई W2 की, 37.5 ग्राम फोर्स, और यहाँ हमारा दूसरा मार्क्स हमें मिल गया। यहां तक की बातें क्लियर। तीसरी बात, स्टेट अजम्पशन। अजम्पशन मतलब होता है कि हमने क्या सोचकर इस चीज को, लाइक हमने क्या सोचा कि हमने ये प्रोसेस को यूज किया। हमने लाइक हर प्रोसेस की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, यानी यहाँ पे हमने ये सोचा था कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा। तो इस कंडीशन को सही होने के लिए, अगर हमारा कंडीशन सही होता है, क्योंकि हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सही ना हो, लेकिन अगर हमें सही मानना है तो हमने क्या मानकर सही किया, उसे हम एक अपना अजम्पशन कहते हैं। हमने अजम्पशन ये लिया था कि बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, ये हमारा अजम्पशन था। तो तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, तीसरा पार्ट जो क्वेश्चन का था वो था स्टेट अजम्पशन। तो अजम्पशन में हम लिख देंगे कि द बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, एंड दैट्स इट। यहाँ हमारा तीसरा मार्क्स हमें मिल गया, और यहाँ हमें अपना 3 मार्क्स का आंसर, यानी 3 मार्क्स हमने बोर्ड के लिए अपने लाइक जोड़ लिए। मैं एक बार बोर्ड का पेपर देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कि कितना मार्क्स का ये वाला पार्ट आया था इस साल के बोर्ड के पेपर में। इस साल के बोर्ड के पेपर में यस, ये एक तो लिवर से रिलेटेड ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम्स, मतलब दैट इज देयर। इस साल के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, यस, एक क्वेश्चन ऐसा है। दैट मीन्स कि आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन इज अ
कंपल्सिव क्वेश्चन नहीं भी आएगा बोर्ड में तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर ये डायरेक्ट नहीं आ जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा और मैं आपको वो भी कराऊंगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा था या तीसरा था, लेट्स सी, तीसरा क्वेश्चन था। लेट्स गो थोड़ा सा और हम अपने हाई लेवल के क्वेश्चन को जाते हैं, थोड़ा सा और हाई लेवल। क्योंकि हमने अभी तक सेंटर ऑफ मास नहीं सीखा है तो हम अभी उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट एक सिंपल सा एक क्वेश्चन समझेंगे। लेट्स से अब ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन का बात ही ये क्वेश्चन ही दूसरे तरीके का है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, मेरे पास एक सेलिना का ही एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो सेलिना का है। ये मुझे मिल जाएगी, ये मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स के, वेट, ये वाला क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। यस, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चलते हैं। ये सेलिना का ही क्वेश्चन है, फिगर नंबर भी इसमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, दैट टू फोर्सेस जिस दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है वो एक्ट कर रहे। वेट 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 आप इस चीज को ना देखिए। अगर आप इस चीज को नहीं देखेंगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी नाइस फॉर यू, ताकि आप इस क्वेश्चन को आप खुद से एक फिगर बनाकर सॉल्व करिए। तो इट विल बी इजियर नहीं, बट इट विल बी टफर। अब मैंने क्या बोला, ओहो, आप टफ बनाइए पढ़ाई को, आप पढ़ाई को टफ बनाइए। यस, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर टू फोर्सेस, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, जो कि दोनों एक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे, जो कि दोनों के बीच का सेपरेशन यानी डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में। मुझे कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स कितना लगेगा। रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस, मतलब रिजल्टेंट मोमेंट का मतलब कि नेट इफेक्टिवनेस, मतलब अगर मैं 10-10 न्यूटन का दो फोर्स लगा रहा हूं तो उसका इफेक्टिवनेस कितना होगा, वो 10 न्यूटन होगा। क्योंकि वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। 10 न्यूटन का इफेक्टिवनेस आएगा, 15 का आएगा, 20 का आएगा, 10 का आएगा, कुछ भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चलते हैं। रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए पूछ रहा है, अबाउट पॉइंट बी पूछ रहा है और एक पॉइंट ओ के ऊपर पूछ रहा है। ओ जो है, इसका पहले हम फिगर बनाते हैं, क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन। जब भी ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन दिखे फिगर बनाइए। दो फोर्सेस, एक है ये 10 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि ऑपोजिट बोला तो मैंने वर्टिकली इसलिए लिया ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। आप ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, वही आएगा, बट बनाने में डिफिकल्टी आएगी। 10 न्यूटन, एक मैंने यहां लिया बी, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये भी 10 न्यूटन। दोनों के बीच का सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है मेरा 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो चूंकि न्यूटन दिया हुआ है तो हम चाहेंगे कि एक ही यूनिट हो, टॉर्क का यूनिट, चूंकि निकालना यहाँ क्या है, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस। जैसे ही हमने देखा मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस है, मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस के बारे में बात हो रही है, तो हमें ये पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो हम एक काम करते हैं, इसे न्यूटन सेंटीमीटर में भी रहेगा तो गलत नहीं आएगा, बट हम न्यूटन मीटर ही कर लेते हैं इसको, ताकि एक ईजी हो जाए। 50 सेंटीमीटर को, चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हमने 50 को लिख लिया 0.5 मीटर। ये वाला पार्ट तो क्लियर होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसे हमने मान लिया 0.5 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए, मतलब इस पॉइंट के अबाउट हमने ये इस पॉइंट को क्यों माना, इस पॉइंट को क्यों नहीं माना। जस्ट एक लॉजिकली स्पीकिंग, हम कभी भी पॉइंट इनिशियल पॉइंट को मानते हैं, तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये है। वैसे यहाँ हमारा इनिशियल पॉइंट ये होगा, या आप कुछ भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा दोनों केसेस में। इस पर्टिकुलर क्लास 10 तक के लिए तो आंसर सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ पॉइंट ए के अबाउट मुझे ये खोजना क्या है, मुझे रिजल्टेंट खोजना है। क्या मैं यहाँ से ये कहूँ कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने ये बोला रिजल्टेंट नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अबाउट द पाइवट, फोर्स मेरी क्या है, फोर्स मेरी है ये वाली, फोर्स है मेरा 10 न्यूटन, फोर्स है मेरा 10 न्यूटन। या इस क्वेश्चन को अच्छा दो तरीके से मैं दिखा दूंगा। फोर्स मैंने मान लिया है 10 न्यूटन,
into perpendicular distance between the line of action of force and the pivot of like the pivot या फिर fixed point. यही होता है, यही होता है केवल, और तो कुछ नहीं होती है. तो हमें अगर इसका रिजल्टेंट खोजना है या मोमेंट ऑफ फोर्स खोजना है, तो क्या मैं हो वेट 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 हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 10 न्यूटन तो मेरा फोर्स है, 10 न्यूटन तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, जो कि लाइक मुझे लाइक लगेगा ही, वो तो मुझे लगना ही है. मुझे जो सेकंड चीज खोजना है, वो क्या खोजना है, वो मुझे खोजना है कि वहां पे क्या खोजना है, पॉइंट ए के अबाउट खोजना है. मुझे जैसे दिखा पॉइंट ए के अबाउट खोजना है, तो मैंने एक चीज अपने दिमाग में लाया, मैंने कपल के डेफिनेशन को अपने दिमाग में लाया. मैंने कपल के डेफिनेशन को अपने दिमाग में लाया. क्यों? क्योंकि यहाँ कपल को एग्जैक्ट सेम कॉपी कपल का मेरे पास दो फोर्सेस, अ पेयर ऑफ फोर्स है, सेम अरेंजमेंट को फॉलो करता हुआ पेयर ऑफ फोर्सेस फोर्स है मेरे पास, जो कि कपल को फॉलो करे. मैंने देखा ये कपल हो सकता है, मैंने जैसे देखा कपल हो सकता है, तो कपल का आंसर क्या था, कपल का डेफिनेशन जो था उसमें क्या था, एनी ऑफ द फोर्स, यानी एनी ऑफ द फोर्स इनटू कपल आर्म, इनटू कपल आर्म. कपल आर्म का मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का ये क्या उसको बोलते हैं, डिस्टेंस, यानी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर. यानी कि मैंने यहाँ से अपने एक थॉट को हटाया और यहाँ 0.5 मीटर लिख दिया. यहाँ से मैंने 0.5 मीटर को आंसर कॉपी किया और ये मेरा आंसर बनकर आ गया, आंसर 1 का मेरा आंसर बन के आ गया 5 न्यूटन मीटर. क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक कैसे क्लियर हुआ? देखिए मैं क्लियर कट बात बताता हूँ. मैंने जब इस क्वेश्चन को पहली बार देखा, तो मुझे लगा कि मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मैं इस तरीके से जा सकता हूँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बट जब मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया, वो मैंने ये देखा कि ए और बी दोनों कपल फॉर्म कर रहे हैं. मैंने भी अभी इस क्वेश्चन को पहली बार देखा है, मैंने अपने अपने टाइम में तो सॉल्व किया ही था, बट मैंने अभी इस क्वेश्चन को बहुत दिनों के बाद पहली बार देखा है, तो मुझे ये लगा कि मैं ऐसे कर सकता हूँ. बट जैसे ही और थॉट क्लिक नहीं हुआ, मैंने दूसरा दिमाग लगाया. मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को कपल के तौर पे देखा एंड देन फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया. कपल का क्योंकि कपल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, मैंने वहां से निकाल लिया आंसर. सेकेंड पार्ट में भी सेम काम मैंने किया. आंसर अगेन मैं उसका सीधे आंसर लिख रहा हूँ 5 न्यूटन मीटर, क्योंकि वहां भी सेम काम है, क्योंकि यहाँ भी एक कपल ही फॉर्म हो रहा है, और पॉइंट बी के अबाउट भी तो एक कपल ही फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट भी तो एक कपल ही फॉर्म होगा, इस कपल के अबाउट भी तो एक कपल ही फॉर्म हो रहा है, सेम ऑपोजिट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, कपल ही फॉर्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हम निकालेंगे तीसरा, तीसरा तीसरा पॉइंट ओ के अबाउट. अब हमें दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है कि पॉइंट ओ के अबाउट, यानी कि यहाँ पे जो कि 0.25 मीटर है, अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क की. अब मुझे दिख रहा है कि ये दोनों बॉडी का रोटेशन तो एक ही साइड होगा, ये तो एक ही तरफ से बॉडी को रोटेट कराना है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है, एक ही तरीके से रोटेट करा रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बॉडी का रोटेशन तो एक ही साइड से हो रहा है, क्लॉकवाइज. डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 0.25 मीटर. ये तो और सिंपल हो गया. यहां पे मैंने लगाया अपना दूसरा कॉन्सेप्ट, पाइवट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका आंसर हो गया 10 इंटू 0.25, यानी कि इसका आंसर हो गया 2.5 न्यूटन मीटर. यहां से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया. एक और क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, ये वाली. इस क्वेश्चन को दिखाना है, इस क्वेश्चन में शो करना है कि मैं कहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी ऊपर की तरफ चली जाएगी. इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, बस एरो से मुझे शो करना है डायग्राम में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मुझे इसको ऊपर उठाना है. क्या मैं इसे यहाँ से फोर्स दूं? यहाँ से दूंगा तो ये बॉडी अपने आप रोटेट करते 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 ये नीचे ही आ जाएगी, घूमते चल जाएगी, क्योंकि इसको उतना फोर्स नहीं मिलेगा कि ऊपर जा सके. तो क्या मैं उसे यहाँ से फोर्स दूं? तो हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से फोर्स दूँ, ये वाला फोर्स हटा देता हूँ, यहाँ से फोर्स दूँ, और ये बॉडी धीरे धीरे कोशिश करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जो ये ऊपर की ओर उठ जाएगी. यानी एक्स वाई को मुझे ऊपर अगर उठाना है, तो उसे फोर्स कहाँ से देनी होगी? उसे फोर्स मुझे देनी होगी इस पॉइंट से, जिस पॉइंट का नाम होगा ए. ये सिंपल क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्वेश्चन थे, ये भी हमने देखा, ये भी हमने देखा. इन सभी क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है.
इन सभी क्वेश्चन से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हमने सेंटर ऑफ मास अभी सीखा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। क्या सीखेंगे मैं वो भी लिख देता हूँ, चूँकि अब आज की क्लास की टाइम खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और उसके बेसिस पे अगर टाइम बचा तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स का टाइप बिल्कुल सेम रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो न्यूमेरिकल मैंने आज दिया है सेम न्यूमेरिकल रहेगा। उसमें एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कि फाइंड द वेट ऑफ द रूलर या फिर फाइंड द मास ऑफ द रूलर। सिंपल सी वेट, मतलब वो चीज एक ऐड हो जाएगी बस। आज के लिए बस इतना ही। अपने व्यूज को रखिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो, आज का कॉन्सेप्ट कैसा क्लियरिंग लगा? क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुआ, 4-5 ही क्वेश्चन हुआ, बट जो वो 4-5 क्वेश्चन में जितना जरूरत था वो सारा पूरा हो गया। अब इससे ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आ सकता है। जो मैंने 4 या 5 क्वेश्चन कराया है, उन पांचों क्वेश्चन को अगर आप ढंग से कर लेते हैं, उसके हर एक पार्ट को पार्ट वाइज, तो इससे ज्यादा इस पार्ट से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास जब आएगा तो उसमें और अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, बट इस पार्ट में इससे बढ़िया क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। तब तक के लिए, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 6 ऑफ फोर्स में।